So in the last class we discussed about the third law of motion and its application, that is specifically related to conservation of the law of conservation of momentum. हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स की बात की गई थी, जिसमें वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं F1 एंड F2, जो कि रिस्पेक्टिवली एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है। हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, दो अलग अलग बॉडीज़ पे लगते हैं और एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दे आर नॉट लाइक बैलेंस फोर्सेस, दे आर एक्चुअली अनबैलेंस फोर्सेस, जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर देंगे या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे कैसे ये अप्लाई होता है। कुछ और एग्जांपल्स वीडियोस के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमसे पूछी जाती हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी आती हैं और हमारे थ्योरी के फॉर्म में भी आती हैं। तो दोनों तरह से हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे ना। इस कई सारे एग्जांपल्स हम वीडियोस में देखेंगे, फिर उसके बाद हम हमारी एनसीईआरटी के ही सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स, फिर एनसीईआरटी के जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसको फिनिश करेंगे, है ना। तो हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली कि किस तरह से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। जैसे कि हमें एक ये एग्जांपल दिख रहा है, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, हमारी बुक में दिया हुआ है इसलिए हमने लिया कि एक रॉकेट लॉन्च जब होता है तो फिर वहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है। हमें पता है कि ये बहुत बड़ा पेलोड होता है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तभी वो चलेगा। लेकिन क्या हम रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का दे सकते हैं? क्या इतना फोर्स लगा सकते हैं? एक्चुअली नहीं। विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल फील्ड इनसाइड इट, और जो इसके अंदर कंबशन चल रहा है उससे जो हम फोर्स लगाते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है एक्चुअली। हाँ, दिस इज द एक्शन फोर्स विच इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स इन द forward direction or upward direction, that is F2 exactly equal to F1 is actually applied on the rocket. रॉकेट ऊपर जाएगा और उसको कितना फोर्स लगा करके ऊपर भेजना है, ये फिजिक्स हमको अगर समझ में आ गई तो हम एक्चुअली नीचे उतना फोर्स लगवा देते हैं। फ्यूल जो इसके अंदर भरा हुआ है उसमें एक कंट्रोल्ड कंबशन होता है, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है। उस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की हेल्प से हम इसे नीचे फोर्स लगाते हैं। नीचे फोर्स लगते ही ये ऊपर की तरफ उसी फोर्स से जाएगा। हाँ, वही फोर्स इस पर ऊपर लगेगा और वही इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए या वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखें कि क्या होता है इसमें। जब हम इसको इग्नाइट करते हैं तो ये इस तरह, ये गैसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं, रॉकेट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फिर रॉकेट इतनी तेज़ी से निकलता है। ये हमारा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन है जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो मोशन हम देखते हैं, दिस मोशन ऑफ अ रॉकेट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट कैन बी this motion can be explained with the help of Newton's third law of motion. फिर हम देखें तो एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, हॉर्स जब कार्ट को खींचता है। ये क्वेश्चन थ्योरी में कई बार पूछा जाता है। हाँ, कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जब एक हॉर्स जो है वो कार्ट पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो कार्ट को भी हॉर्स पर पीछे की तरफ फोर्स लगाना चाहिए। हमें क्वेश्चन में हॉर्स और कार्ट को अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, हालांकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट ही हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी बनाई जाती है कि हम उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट एक्शन एंड रिएक्शन अप्लाइंग ऑन ईच अदर, इस तरह से शो किया जाता है। तो हॉर्स ने कार्ट पर फोर्स लगाया और कार्ट ने हॉर्स पर फोर्स लगाया, एक्चुअली ये केस है ही नहीं। हॉर्स और कार्ट एक्चुअली एक दूसरे के साथ में टाइड अप हैं।
हॉर्स कार्ट पे फोर्स नहीं लगा रहा है, हॉर्स ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। हाँ, यानी एक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय द हॉर्स ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच the ground or the surface applies another force, that is reaction force F2 in the opposite direction, equal in magnitude. F1 is equal to minus F2. तो F1 पीछे लग रहा है, F2 आगे लग रहा है, इस वजह से हॉर्स और कार्ट दोनों चल रहे हैं। हॉर्स ने पीछे फोर्स लगाया तो हॉर्स पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा, और क्योंकि हॉर्स से कार्ट एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, तो वो कार्ट भी उसके साथ साथ चलने लग जाएगी। हाँ, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। आप देखो ध्यान से इसको, इसका फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है। हाँ, और इस वजह से कार्ट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बात समझ में आती है ना। हमसे ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो हम ये बात बता दें कि एक्शन फोर्स इज द वन जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हॉर्स लगा रहा है, ग्राउंड पर लगा रहा है, कार्ट पर नहीं लगा रहा है। हॉर्स कार्ट पर फोर्स नहीं लगाता है, जो ग्राउंड ने रिएक्शन फोर्स लगाना है हॉर्स पर, वही फोर्स इस कार्ट को भी आगे की तरफ मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इजी टू अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। एक बड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल होता है, दैट इज रिलेटेड टू फायर आर्म्स, पिस्टल, रिवॉल्वर। उस पर जब बुलेट फायर किया जाता है तो गन के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो एक बार इसे देख लो, छोटा सा वीडियो ये देखो। हाँ, जब फायर होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, जो बंदा फायर कर रहा है उसको इसे होल्ड करना पड़ता है इस तरह से कि पीछे की तरफ बहुत झटका ना लगे। हाँ, वो निशाना भी तभी लगा पाएगा ठीक से जब वो पीछे की तरफ लगने वाले फोर्स को एडजस्ट कर पाएगा। एंड वी अंडरस्टैंड कि आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो पीछे की तरफ भी फोर्स लगेगा। आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसमें जो बुलेट है उसके ऊपर, बुलेट आगे की तरफ मूव करता है और रिकॉइल पीछे की तरफ होती है, मतलब पिस्टल के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगता है। दिस F1 इज इक्वल टू F2। तो ये जो F2 पीछे की तरफ फोर्स लगा है उसकी वजह से देयर विल बी सम रिकॉइल, यानी बैकवर्ड मूवमेंट इन द गन, और वो फायर करने वाले को संभालनी पड़ती है, उसके हाथ में इससे झटका भी लग सकता है। तो ये बात समझने की है। हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा, ये जो फायर होता है वो दिख रहा है, इसमें बैकवर्ड मोशन दिखती है। इसमें एक बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन दिखती है, वो गन की बैकवर्ड मोशन है। इसको हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। यहाँ पे हमें जो कंडीशंस दी जाएंगी वो ये कि जो गन है उसमें बुलेट है, गन का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि जब फायर किया जाएगा तो बुलेट पर फोर्स लगेगा। बुलेट इसके अंदर है, एक ऑब्जेक्ट बुलेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट गन है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि हम बुलेट और गन को
दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F1 एंड F2, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन, उस तरह से कंसीडर करते हैं। और बुलेट के लिए मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड फाइनल वेलोसिटी v1 रखते हैं। गन के लिए मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u2 एंड फाइनल वेलोसिटी v2 रखते हैं। अब सिचुएशन ये है कि जो बंदा फायर कर रहा है उसने फायर किया, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करी। बैकवर्ड डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव करी वो v2 है। ये गन का वेलोसिटी है जो हमेशा माइनस में आएगी। इसको हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। समझो एक बुलेट था 10 ग्राम का, इनिशियल वेलोसिटी, अगर जो फायर करने वाला आदमी है वो एक ही जगह खड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, वो शूट कर रहा है, ही इज नॉट मूविंग, तो उसका वेलोसिटी और बुलेट का वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी, गन का वेलोसिटी, बुलेट का वेलोसिटी सब जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बुलेट का भी जीरो, गन का भी जीरो। गन समझो हमने मान लिया कि 1 kg की गन है, 1 किलोग्राम उसका मास है। ये 10 ग्राम है तो इसे भी किलोग्राम में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 0.01 kg। यूनिट कन्वर्जन अपन हाथों हाथ कर लेते हैं। अब समझो बुलेट जो है वो बड़ा तेज चला, 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर किया गया, तो विद व्हाट वेलोसिटी द गन विल रिकॉइल? क्वेश्चन इज विद व्हाट वेलोसिटी द गन विल रिकॉइल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। हमने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला डिराइव किया था, और ये फॉर्मूला हमारे f1 इक्वल टू माइनस f2 से आया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज दैट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी मोमेंटम सेम रहता है। बेसिकली जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं इस तरह से, तो फिर मोमेंटम वही रहता है जो पहले था, एनर्जी भी वही रहती है जो पहले थी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेम रहती है, इसलिए मोमेंटम सेम रहता है। खैर, हमने u1 u2 0 ले लिया, तो ये भी 0 और ये भी 0, इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब m1 ये तो 0 हो गए सारे, m1 क्या था, 0.01 kg, 0.01 इंटू v1 क्या है 200 मीटर पर सेकेंड, और प्लस m2 क्या है 1 kg, और v2 क्या है वो तो पता ही नहीं है हमको, वो पता लगाना है। तो दिस इक्वल टू 0, ये बात हमें पता चल गई। तो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 100 लिख दो और ये 2 0 से 2 0 काट दो। तो ये क्या हो गया 2 प्लस 1 इंटू v2 को हम v2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो v2 क्या आ गया, रिकॉइल वेलोसिटी, इस 2 को दूसरे तरफ लेके जाओ, -2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, जब बुलेट 200 मीटर पर सेकेंड से आगे गया तो रिकॉइल वेलोसिटी गन 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे आएगी। हाँ, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई बहुत तेज पीछे नहीं आएगी, इतना पीछे आएगी। रीज़न ये है कि बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी जो है, बुलेट का मास बहुत कम है, मास इनटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, वो अगर पीछे की तरफ आती हुई गन का मास इनटू वेलोसिटी के बराबर रहना है तो वो तब हो पाएगा जब
वेलोसिटी बहुत कम होगी क्योंकि बुलेट के कंपैरिजन में मास ऑफ द गन बहुत ज़्यादा है। तो रिकॉइल वेलोसिटी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हाँ, दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स ये हमको न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं रिकॉइल वेलोसिटी के। ये भी एक बड़ा सिंपल सा आपकी बुक में दिया हुआ है। हमने एक, ये तो इनफैक्ट आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, 6-7 क्लास में भी ऐसी बातें होती थी क्या कि एक स्ट्रिंग लेकर के, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, स्ट्रिंग जो है वो आपने खींच करके रखी हुई है और इस पर एक बलून लगा दिया है। वो बलून कैसे लगा दिया वो मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि जो स्ट्रॉ होती है जिससे हम कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी वगैरह चीज़ें पीते हैं, वो स्ट्रॉ जो है उसको ऐसे आर पार, स्ट्रिंग इसमें से आर पार निकाल दी है और विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप बलून को इस तरह से, बलून होता है ना, उसको इस तरह से इस पर चिपका दिया है। बलून में हवा भरी हुई है ऑब्वियसली, तो हम क्या करते हैं कि पीछे से इसको खोल देते हैं। हाँ, पीछे से इस वाले सेक्शन को, इस वाले पोर्शन को अगर हम हटा देंगे तो ये बलून जो होगा वो वाइड ओपन हो जाएगा। बलून जो है वो पीछे से अगर खोल दें तो ये एयर तेज़ी से निकलेगी और एयर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, दैट इज एक्शन फोर्स F1, और उस वजह से बलून पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगेगा, दैट इज F2। F1 इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट इन द डायरेक्शन टू F2। हाँ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यहाँ पर काम करेगा। और फिर इसको हम क्या कर देंगे, इसको देखते हैं कैसे चलता है ये, हालांकि हम इसको स्लो मोशन में ही देख रहे हैं। दिस विल मूव लाइक दिस, हाँ, दिस विल मूव लाइक दिस। क्यों? क्योंकि पीछे एयर निकलती जा रही है। ये हालांकि छोटा होता जाएगा साइज में एंड अल्टीमेटली इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। एक और एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये एक छोटा सा सेटअप है जिसमें हमने विद द हेल्प ऑफ वायर्स और स्ट्रिंग्स एक टेस्ट ट्यूब को ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली लटका रखा है, जिसमें हमने कुछ पानी भरा हुआ है, उसके आगे कॉक लगाया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे तो अंदर इसमें वेपर बनने लग जाएंगे और उस वेपर का प्रेशर इस कॉक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेपर का प्रेशर होगा तो कॉक निकल करके आगे चला जाएगा और टेस्ट ट्यूब पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। ये हमारे एक्शन और रिएक्शन को देखने का तरीका है। हाँ, तो देखें, हमने इसे गर्म करना शुरू किया, इसके अंदर वेपर बनना शुरू हो गया। जैसे ही वेपर बनना शुरू हुआ, प्रेशर अंदर बिल्टअप हुआ और कॉक आगे चला गया और ये पीछे चला गया। जैसे ही कॉक आगे जाता है वैसे ये भी पीछे आता है ना। देखो, कॉक जैसे ही आगे गया मतलब कॉक पर फोर्स लगा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन F1, उसके रिएक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है F2। दोनों बराबर हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर वो प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो वो माइनस है। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर टू डिफरेंट फोर्सेस which act upon the two different objects having the same magnitude but opposite direction. They are applied in just opposite directions. So many examples. तो देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी हमसे पूछा जाता है कई बार कि हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायर फाइटर क्या करता है, उसके पास एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो उसमें होते हैं, उसमें से जब आग लगी हुई होती है तो उसने ऑब्वियसली उसको एक्सटिंग्विश करना है, तो उसके लिए वो पाइप का नोज़ल लेकर के और पॉइंट कर देता है टुवर्ड्स द फायर, और बहुत प्रेशर के साथ में या तो फ्यूम या तो वाटर जो भी वो यूज़ करता है एज अ एक्सटिंग्विशिंग सब्सटेंस, उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में
बड़ी तेज़ी के साथ में स्प्रेड होता है, फोर्स लगता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. As a result of that, the equal force in the opposite direction is experienced by the firefighter on his hands. So sometimes आप देखोगे कि वो स्ट्रगल करता है उसको होल्ड करने के लिए, पाइप को होल्ड करने के लिए. इनफैक्ट कई बार तो वो लोग जो पुराने टाइप के सिस्टम थे उनमें, जो कि बहुत बड़ी एक, अभी भी कुछ सिटीज़ में पुराने टाइप के सिस्टम ही यूज़ हो रहे हैं, उसमें पूरा एक फायर ब्रिगेड में से एक लंबा सा पाइप निकलता है और उसका नोज़ल भी बहुत बड़ा होता है और उससे बहुत दूर तक और बहुत प्रेशर के साथ में एक वाटर कैनन की तरह से उसको वाटर को फेंका जाता है. और ऐसे में बहुत तेज़ प्रेशर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, जो रिएक्शन फोर्स होता है वो बहुत तेज़ लग रहा होता है. यहाँ पे हालांकि एक डेवलप्ड सिटी का है तो इसमें इंडिविजुअल बंदे के पास अपना खुद का इंस्ट्रूमेंट है. ये देखो, ये आग बुझा रहा है, बट इस प्रेशर के अगेंस्ट इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है. हाँ, ये उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ फोर्स, ये आगे की तरफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो पीछे की तरफ इसे भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. हाँ, ये रियल लाइफ सीन्स हैं जो कि हम अलग अलग जगह इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं. तो इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि एवरी टाइम वेन एवर देयर इज़ अ फोर्स ऑफ एक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अब हम चलते हैं अपनी बुक में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल्स हमको रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब बातें तो एक्चुअली हम देख ही रहे हैं. ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा होता है जिसमें हम F1 F2 शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग हम अगर कोई वेट लटका दें तो वो उसका एग्जैक्टली हमको बता देगा कि कितना वेट होगा. यहाँ पर दो स्प्रिंग बैलेंसेस को नेक एंड नेक यूज़ किया गया है. हाँ, थोड़ा क्लोजली आप देखो कि किस तरह से एक स्प्रिंग बैलेंस ऐसे है, उल्टा दूसरे वाले को लगाया हुआ है. और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं. अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस. हाँ, ये वाले पे फोर्स लग रहा है इन सम डायरेक्शन. आप देखोगे कि जितना रीडिंग इसका है उतना ही रीडिंग इसका होगा. तो दिस शोज दैट F1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F2. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हमसे करवाया जाता है. जब हम बाद में एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे. फ़िलहाल हमारा अब सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एसोसिएटेड विद थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अपने आप में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है. न्यूमेरिकल्स सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हैं जो हमने पढ़ा था. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये सब हमने देख लिया, ये सब हमने देख लिया. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल देखो. इसको अपन ले चलते हैं अपनी शीट पर, वहीं पे सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल 9.6. अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? This is the same question, similar type of a question which we were solving on the video slide. तो यहाँ पे देखो, बुलेट के लिए हम M1 यूज़ कर लेते हैं कि M1 मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम. क्योंकि ये ग्राम में है, इसको तुरंत किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000. तो ये हो जाएगा 0.02 kg. इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड. ध्यान रखें, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, फाइनल वेलोसिटी ले लेनी है 150 मीटर पर सेकेंड. हाँ, यही दिया हुआ है यहाँ पे 150 मीटर पर सेकेंड बुलेट के बारे में. फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. पिस्टल भी रुकी हुई है. जब तक हमें ये नहीं बताया जाए कि पिस्टल चल रही है ऑलरेडी. पिस्टल चलती कैसे? पिस्टल थोड़ी चलेगी.
पिस्टल नहीं चलेगी, लेकिन उसे फायर करने वाला आदमी हो सकता है चल रहा हो सकता है वो एक पुलिसमैन हो और वो किसी जीप में बैठा बैठा फायर कर रहा हो। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी उस समय उस व्हीकल की होगी जिस पर बैठा बैठा वो फायर कर रहा है, वही वेलोसिटी उस पर्सन की होगी, वही वेलोसिटी पिस्टल की होगी और वही वेलोसिटी बुलेट की भी होगी। तो u1 और u2 हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना रिकॉइल वेलोसिटी के केस में। या तो दोनों ज़ीरो होंगे, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड होगा तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटीज़ फायर करने से पहले की वेलोसिटीज़ है, जो कि बुलेट की और गन की एक साथ ही होगी, क्योंकि बुलेट गन के अंदर ही रखा हुआ है। v2 हमसे पूछा गया है। तो क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, आप इस वीडियो को तुरंत पॉज कर दें और इसे अपने आप सॉल्व करें। वैसे तो ये सॉल्व एग्जाम्पल ही आपके एनसीईआरटी का, लेकिन डू इट योरसेल्फ, कोई और सॉल्व करे इससे अच्छा है आप खुद सॉल्व करो और देखो कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ अच्छा, पिस्टल का मास m2 जो है वो 2 kg दिया गया है, ये मैं लिखना भूल गया था। तो अब कर लें अपन इसको, हमेशा लिखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसका सॉल्यूशन करते समय लिखो, हाँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज ऑलवेज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u1 u2 0 है तो 0 प्लस 0 हो गया, m1 0.02, v1 क्या है 150 प्लस m2 इज 2 एंड v2 इज v2। तो यहाँ हमेशा ऐसा किया करो, पॉइंट हटा करके, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं नीचे 1 लिख के उसके आगे उतने ही 0 लगा लिया करो। तो ये 2 × 150 प्लस 2v2 हो गया, 2 × 150 अपॉन 100 है ये, तो 2 × 150 इज एक्चुअली 300, 300 अपॉन 100 प्लस 2v2 इक्वल टू 0। हाँ, तो ये तो 3 हो गया, तो कैन वी से 2v2 इक्वल टू 3 को उधर ले जाओ -3 और v2 इक्वल टू -3/2। हमने कहा था ये वैल्यू हमेशा v2 हमेशा माइनस में आएगा, तो 3/2 इज 1.5, तो -1.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 1 माइनस का मतलब है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर बुलेट उस डायरेक्शन में गया है तो ये पीछे आएगा। और देखते हैं, नहीं, रिकॉइल वेलोसिटी, दिस इज द क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया है, -1.5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ये द गर्ल जम्प्स ऑन द कार्ट, ये तो बड़ा मज़ेदार दिख रहा है। एक 40 kg मास वाली गर्ल जंप कर रही है 3 kg वाली कार्ट पे, और उस जंप करते समय उसकी खुद की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। द कार्ट मस्ट बी स्टेशनरी, और आपस में इसने इधर आकर के जंप किया, अब टोटल मास हो गया 43 kg। तो वो किस वेलोसिटी से चलेगी, कंबाइंड वेलोसिटी उसकी पता करनी है। चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, मज़ेदार है, इसको देखते हैं, है ना। ऐसा तो कभी कभी आपने भी किया होगा, किया कि नहीं किया, कि कार्ट में जंप मार के और बैठ जाओ। किसी रिटेल मार्ट में जाके किया होगा ऐसा, हाँ, उसमें वो सामान रखने वाली ट्रॉली मिलती है ना, तो मज़ा आता है, उसके ऊपर कूद जाते हैं बच्चे, हाँ, डांटता है वो आदमी उधर खड़ा हुआ कि मत कर भाई, हाँ। आपने नहीं किया तो करना किसी दिन, डांट पड़े तो मेरा नाम मत लेना। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels। देखो हर वर्ड का मतलब है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिवन लिखना है हमको, तो A girl of mass 40 kg, m1, गर्ल का मास m1 ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v1 ले लेंगे, और जो कार्ट होगी उसकी वेलोसिटी और मास यहाँ पे रिस्पेक्टिवली m2, u2 एंड v2 ले लेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे
कंबाइंड वेलोसिटी की बात होने वाली है, तो देखते हैं। तो गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागी आई कि मैं इस पर कूद जाऊंगी तो और तेज़ चलूंगी, लेकिन क्या वाकई वो तेज़ चल पाई उस पर बैठ के? दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो स्टेशनरी कार्ट विथ फ्रिक्शनलेस व्हील, हमें मान रहे हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं लगने वाला, लेकिन स्टेशनरी कार्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कार्ट अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। तो द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? अज्यूम देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो भाई अब क्या हो गया कि आफ्टर कॉलिजन, मतलब जब लड़की जंप करके और उस कार्ट पे बैठ गई तो फिर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। वी कैन से कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, ऐसा कर सकते हैं। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, ये दोनों क्योंकि अब क्या हो गए, सेम हो गए। और हमको अब इस कंबाइंड वेलोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी। ये वही केस है कि जो हमने कल वाले वीडियो में देखा था कि क्रिकेट बॉल के पीछे कैच करने के लिए जो दो बंदे आगे आते आते टकरा गए थे और फिर दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी एक तरफ थी, दोनों एक तरफ, जिस तरफ थी उस तरफ गिर गए, वैसा केस है ये लगभग। इसको हम कहते हैं कंबाइंड वेलोसिटी। ये कंबाइंड वेलोसिटी v हमको कैलकुलेट करनी है। अब आप इसको अपने फॉर्मूला में डाल लो, m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। याद दिलाऊं मैं आपको वापस कि आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u1 में हम लिख देंगे 40 इंटू 5 प्लस m2 u2 में हम लिख देंगे 3 इंटू 0। 0 आ जाता है तो संकट ही खत्म हो जाता है। और हम कह रहे हैं कि भाई v1 और v2 तो बराबर है, तो ये v1 में और v2 में कोई फर्क नहीं है, तो कैन वी से कि v इज कॉमन इन दिस केस? यस, m1 प्लस m2। So I will say that v equal to 40 into 5 200 plus 0 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 m2 है क्या, देखो, m1 40 m2 3, 43, यानी फाइनल वेलोसिटी वुड बी 200 अपॉन 43। तो कैलकुलेट कर लें क्या, कैलकुलेट कर लो। 200 अपॉन 43 इज 4.65, 4.65 मीटर पर सेकेंड। ये इसका, अच्छा ये आंसर प्लस में आया है, मतलब इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन विच द गर्ल वाज मूविंग। बट मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उस लड़की की इच्छा थी कि बहुत तेज़ चलें, लेकिन वो चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, उसकी स्पीड कम हो गई। कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ अ कार्ट एंड अ गर्ल वो पहले से कम हो गई है। तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर द गर्ल। उसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। लेकिन आपको बात समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वैसा ही टक्कर लगने वाला खेल है जैसा हमने वीडियो में देखा था। वहाँ पे क्रिकेट था, यहाँ पे हॉकी है। चलो देखते हैं। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे दिखेंगे आपको, है ना। इसके न्यूमेरिकल में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली वो तो सिचुएशन है, केवल सिचुएशन डिस्क्राइब करने में टाइम लग गया है। अदरवाइज क्वेश्चन कोई बहुत लंबा थोड़ी हो रहा है। आपको m1 u1 v1 m2 u2 v2 डिफाइन करने अलग अलग, उनमें से एक चीज़ आपने निकालनी है, बाकी सब क्वेश्चन में गिवन है।
वो गिवन बताने में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब देखो, टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स व्हाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड मतलब आपस में उलझ जाना, जैसे कि वो क्रिकेट वाले कैच करते समय फील्डर्स आपस में उलझ गए थे। वन हैज़ अ मास ऑफ 60 kg एंड वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको लिख देते हैं M1 60 kg मूविंग विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी U1 वॉज 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन में जब दो बंदे आमने सामने से आकर के टकराते हैं, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप वीडियो इमीडिएटली पॉज करें, अपने आप करें इसको, इसका गिवन अपने आप लिखें कम से कम, और फिर देखें कि आपको बात समझ में आती है कि नहीं। सॉल्यूशन ना तो NCERT से देखो ना मेरा देखो, पहले आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व करो और देखो आप अपने आप लिख पा रहे हो कि नहीं। तो फर्स्ट प्लेयर 60 kg का है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। वाइल द अदर प्लेयर, ध्यान से देखने की ज़रूरत है इसकी लैंग्वेज को, द अदर प्लेयर हैज़ अ मास ऑफ 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. This is critical. Towards the first player, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलग अलग है। तो आपने U1 अगर 5 मीटर पर सेकेंड लिया है तो U2 आपको -6 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा, है ना। डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी का साइन बदल जाता है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल्ड। यानी उनकी कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है दोनों टकराने के बाद और इंटेंगल होने के बाद। V1 और V2 बराबर होते हैं, इसलिए हम V लिख देते हैं और ये V पूछ रहे हैं। तो जब कंबाइंड वेलोसिटी का फार्मूला अब हमको समझ में आ गया होगा। अब आप कंबाइंड वेलोसिटी का फार्मूला हमेशा इस तरह से पहले ही लिख लिया करो, क्या कि M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, वेयर V1 एंड V2 आर इक्वल। तो V कॉमन लेंगे तो V इंटू M1 प्लस M2। तो इस M1 प्लस M2 को हम अगर उठा करके इसके नीचे रख दें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V का। क्या फॉर्मूला बन जाएगा V का कि ये जो है ये ही V है। कंबाइंड वेलोसिटी V इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2, हमेशा ऐसा ही होगा, ध्यान रख लें। ये एक फॉर्मूला बन गया, इसमें वैल्यूज डाल दो आप ये सारी। तो M1 इज 60, साइन का ध्यान रखना है आपको। M1 is 60, M2 is 50, M1 is 60 and U1 is 5। तो ये हो गया 60 इंटू 5 प्लस M2 है 55 एंड U2 है -6 अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज 60 प्लस 55। तो क्या बना 300 प्लस 330। अब ये प्लस ये माइनस था तो ये प्लस की बजाय माइनस कर दें, वो माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 300 माइनस 330 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 55 कितना हुआ 115 115। तो 330 में से 300 माइनस करोगे तो 30 बचेगा, लेकिन माइनस का 330 बड़ा है तो -30 अपॉन 115। सिंप्लीफाई करो इसको, -6 अपॉन 23 सॉल्व कर दो, -6 अपॉन 23 को 6 अपॉन 23 क्या बना 0.26086। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख दो -0.26086।
6. This is the combined velocity with which the entangled players will move. हाँ, entangled players बहुत धीरे मूव करें, ऑब्वियसली -0.26 मीटर पर सेकेंड, -30/115. दिस इज व्हाट इट इज. अब आपने ये करने हैं, ये क्वेश्चन जो है ये आप पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो. कल की क्लास हम इन इंटेक्स क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर सारे न्यूमेरिकल करेंगे जो कि हमारे चैप्टर एंड एक्सरसाइज के हैं. इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए भी थे सॉल्व करने के लिए. तो कल की क्लास में हम सिर्फ इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद हम एक शीट और करेंगे. उसमें मैं अपनी वर्कशीट दूंगा आपको, जिसमें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स अलग से करेंगे. फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉइंग विद ऑल द एग्जाम्पल्स वी हैव टेकन इन दिस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के और न्यूमेरिकल्स अप्लाई करके सीखो. ठीक है जी, थैंक यू.